गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ पटेल। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के पेपर की कि हमारे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनको हमको किस तरह से याद करना है। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे टॉप 35 लघु उत्तरीय प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे बेटा? 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो बेटा हर साल बोर्ड में 4 से 4 5 बार रिपीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो आपके सिलेबस में बेटा कुल 38 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 38 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा 14। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा? 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन जो कि 8 नंबर के हो जाते हैं। 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होते हैं। तो कुल आपके पास बेटा 38 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। और अगर आज की क्लास में बताए हुए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं बेटा, तो आप ये मान लीजिए कि इस वीडियो से आपको 7 से 8 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके पेपर में मिलेंगे। कम से कम 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आज की इस क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, पहली बात हमको उन क्वेश्चनों को डिस्कस करना है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके आपके लिए लाया हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना आपको मैं वीडियो में पढ़ाता जा रहा हूँ बस इतना इतना आप तैयार करते जाइए, आप आसानी से फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे बेटा। और ये वो क्वेश्चन है जो कम से कम 4-4 5-5 बार कई सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, हर साल आपके बोर्ड में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक। अब आज की इस क्लास में हम बेटा 35 क्वेश्चनों को ना देख करके सिर्फ हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। कितने देखेंगे बेटा? 20। और अगर आपने इन 20 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आप ये मानिए इनमें से 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। केवल 6 से 7 क्वेश्चन आपको केवल इन 20 क्वेश्चनों को तैयार करके आपके बोर्ड पेपर में एग्जैक्ट फंसेंगे, तो इनको याद रखना है। इस वीडियो में बेटा हम लोग अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से अध्याय दिए गए हैं, तो देखिए पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में है बेटा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। अगला चैप्टर बेटा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अगला चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अगला चैप्टर बेटा द्रव्य चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। नेक्स्ट चैप्टर है तरंग प्रकाश की। अगला चैप्टर है बेटा विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अगला चैप्टर है परमाणु। नेक्स्ट नाभिक। और अगला है बेटा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो इतना आपको क्लास 12 में सिलेबस दिया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से कि इन 14 चैप्टरों को आपको पढ़ना है। और इन 14 चैप्टरों में से आपके टोटल बेटा 38 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो इस क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे 20 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। अगर आप इन 20 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में बेटा इसी वीडियो से 6 से 7 क्वेश्चन बेटा 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। अब हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बोर्ड में बेटा 2008 में, 10 में, 15 में, 22 में, 24 में, यानी कि 5 बार बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होता है, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या। कोई हमारी सतह है उसके लंबवत, उसके क्या बेटा? लंबवत। ध्यान से देखिए, मान लिया ये हमारी कोई सतह है, ये हमारी कोई क्या है बेटा? सतह है। अब इसके लंबवत मान लिया इधर को हमारी जो दिशा है ये हमारी चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो किसी सतह के लंबवत जितनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कौन सा फ्लक्स कहते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे बेटा हम फाई से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा? फाई से। इसका सूत्र होता है बेटा बी डॉट ए। क्या होता है? बी डॉट ए, जिसको आप लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। जिसको क्या लिख सकते हैं बेटा? बी ए कॉस थीटा। सही। यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है कि ये एक सतह है जिसके लंबवत ये चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इनकी संख्या को भी हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जहां पर जो ये सूत्र में बेटा बी है, बी आपको बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बता रहा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। इस बात को याद रखना कि जो बी है आपका वो क्या बता रहा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। ठीक। जिसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। जो ए है वो आपको बता रहा है बेटा सतह का क्षेत्रफल जो कि होता है मीटर स्क्वायर में।
ठीक है। थीटा बताता है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के बीच के कोण को। जो थीटा है वो क्या बताता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के बीच के कोण को बताता है। और फाई की अगर मैं बात करूं कि फाई क्या है, फाई को हम बोलते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है बेटा, वेबर। ठीक है, एक वेबर में 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक वेबर किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर की। तो याद रखना बेटा, जो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या होता है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर या फिर मैक्सवेल। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर या फिर मैक्सवेल। इसको याद रखना है आपको। फ्लक्स के विषय में आपको मैंने बता ही दिया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी मान लीजिए ये हमारी कोई सतह है। अब यहाँ से जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उस जगह का चुंबकीय फ्लक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि जितनी अधिक संख्या में चुंबकीय रेखाएं किसी सतह से होकर गुजरेंगी, उस सतह पर उतना ही अधिक चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखना कि अगर आपको किसी सतह पर ये चाहिए कि वहां पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम कब होगा, तो अधिकतम तब होता है जब सतह जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र और सतह एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि इनके बीच का कोण अगर 0 डिग्री हो जाए, तो वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बेटा मैक्सिमम होता है बी ए के बराबर। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स मिनिमम हो जाए, सबसे कम कब होगा, तो कम तब होता है जब आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा सतह एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। एक दूसरे क्या हो जाती है बेटा, समांतर। तो उनके बीच का कोण हो जाता है 90 डिग्री, और जैसे ही कोण आपका 90 डिग्री हुआ, तो वहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान 0 हो जाता है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यही आपका चुंबकीय फ्लक्स है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एम्पियर का परपथी नियम क्या है। एम्पियर का परपथी नियम क्या है, इसको आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, एम्पियर ने बताया था कि कोई बंद परिपथ, कोई क्या हो बेटा, बंद परिपथ हो, उसके अनुदिश जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है। किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो हमेशा बराबर होता है उस परिपथ द्वारा, वो जो हमने बंद परिपथ बनाया है उसके द्वारा घिरे हुआ कुल धारा, यानी कि उसके अंदर से कितनी वैद्युत धारा निकल रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है। वैद्युत धारा का क्या होता है बेटा, म्यू नॉट गुना होता है। तो एम्पियर ने बताया था कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का बेटा क्या होता है, जो रेखीय समाकलन होता है वो हमेशा बराबर होता है उस परिपथ के अंदर से गुजरने वाली वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितना होता है बेटा, म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अगर गणितीय रूप लिखें तो ये आपका हो गया बेटा रेखीय समाकलन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेखीय समाकलन। और ये किसके बराबर होगा, हमेशा ये बराबर होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर होगा। जहां पर हम लोग बेटा बी डॉट डी ए के रेखीय समाकलन को पढ़ते हैं, परिपथ सी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आई इनक्लोज का मतलब है कि परिपथ जो आपने बंद परिपथ बनाया है उसके अंदर से बहने वाली कुल धारा का मान है। म्यू नॉट क्या है, शून्य में चुंबकीय पारगम्यता, शून्य में चुंबकीय पारगम्यता, जिसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इतना आपको याद रखना बेटा एम्पियर का परपथी नियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ क्या होता है बेटा, एक तांबा हो गया, एक बिस्मथ हो गया। इन दो को याद रखना। ये दोनों पदार्थ कैसे होते हैं बेटा, प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों की विशेषता ये होती है कि जब हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये उस पदार्थ को दुर्बलता से विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, विकर्षित करने का मतलब होता है प्रतिकर्षण करना। क्या करना बेटा, प्रतिकर्षण करना। ये उनको दुर्बलता से, यानी कि बहुत कमजोर बल के साथ उनको प्रतिकर्षित करते हैं। तो बस इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बलता से विकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इनका जो म्यू का वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो 1 से कम होती है। और उदाहरण के लिए तांबा और बिस्मथ को आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लारेंज बल क्या होता है। लारेंज बल क्या होता है, तो ये लारेंज बल के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो लारेंज बल ये क्या होता है बेटा कि जब कोई आवेशित कण बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला जो कुल बल होता है उसी को हम लोग लारेंज बल कहते हैं। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लारेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस आवेश पर लगने वाले कुल बल को लारेंज बल कहा जाता है। कुल बल को क्या कहा जाता है बेटा, लारेंज बल कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके विषय में आपको समझा देता हूँ कैसे। मान लिया बेटा कि ये कोई हमारा आवेश है Q, जो कि V गति से
v वेग से इस दिशा में चल रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसका जो आपका चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करूं तो इसमें मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लग रहा है जिसका मान है एफ बी, और जो वो वैद्युत क्षेत्र है वो नीचे की तरफ लग रहा है जिसका मान है एफ ई। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस आवेश पे अगर मैं देखूं कुल कितना बल लग रहा है, तो ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, तो लगने वाला जो वैद्युत बल होता है तो बल को F से दिखाते हैं। अब ये किस पर लगने वाला वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल को E से दिखाते हैं। तो ये हो गया एफ ई। एफ ई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो होता है Q इंटू ई के बराबर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहां से मैं लिखूंगा बेटा Q पर लगने वाला चुंबकीय बल, कौन सा बल बेटा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो देखिए जो किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे एफ से दिखाते हैं। चुंबकीय बल है तो इसको एफ बी कर दें। वो किसके बराबर होता है, क्यू ब्रैकेट के अंदर v क्रॉस बी के इक्वल होता है, b क्रॉस v के इक्वल होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अगर जो हमारा आवेशित कण है उस पे दो तरह के बल लग रहे हैं, एक लग रहा है बेटा वैद्युत बल और एक क्या लग रहा है, चुंबकीय बल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इस आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, तो कुल बल के लिए आप वैद्युत बल और चुंबकीय बल को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे बेटा क्यू पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, और इसी कुल बल को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, लारेंज बल कहते हैं। इसी कुल बल को क्या बोलते हैं बेटा, लारेंज बल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो लारेंज बल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एफ जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ चुंबकीय क्षेत्र वाला बेटा, और एफ किसका वाला, वैद्युत क्षेत्र वाला। आप चुंबकीय क्षेत्र का बल और वैद्युत क्षेत्र के बल को जोड़ देंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र पे जो बल लग रहा है वो कितना है बेटा, वो लग रहा है क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल लग रहा है। जबकि जो वैद्युत क्षेत्र में बल लग रहा है वो लग रहा है बेटा क्यू ई के बराबर। किसके बराबर लग रहा है, क्यू ई के। अगर यहां से आपने क्यू को कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया बेटा, क्यू को, तो क्यू को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी क्रॉस बी, प्लस ई, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, लारेंज बल के। ये लारेंज बल का आपका सूत्र ड्राइव हो गया, ये लारेंज बल का क्या ड्राइव हो गया बेटा, सूत्र ड्राइव हो गया। ठीक है, यहाँ से क्यू को हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो वी क्रॉस बी अंदर हो गया प्लस ई हो गया। ठीक, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ये सब मैंने यहाँ लिख रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू क्या बता रहा है, आवेशित कण को बता रहा है, वी वेग को बता रहा है, ई वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है, बी चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, एफ ई वैद्युत बल को बता रहा है, एफ बी चुंबकीय बल को बता रहा है, एफ कुल लारेंज बल को बता रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब वो कह रहा है बेटा किसी पदार्थ, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक भी बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा 4 बार अब तक रिपीट हो चुका है। अब वो कह रहा है कि कोई चालक पदार्थ है उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, पहले तो ये बता दीजिए कि उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, और ही साथ उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता उस पदार्थ की वह भौतिक राशि होती है जो एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि जो विशिष्ट चालकता है वो किसके बराबर होती है, एक ऐसे तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है जिसका क्षेत्रफल एकांक हो तथा लंबाई एकांक हो। एक ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई एकांक हो तथा क्षेत्रफल एकांक हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम के बराबर क्या होता है बेटा, विशिष्ट चालकता होती है, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। कितना हो जाएगा बेटा, 1/रो, जहां रो क्या है, प्रतिरोधकता है, जहां रो क्या है बेटा, प्रतिरोधकता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं मात्रक की बात करूं, क्योंकि हमसे यहाँ पे मात्रक भी पूछा है, तो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हैं साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। इसको लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसका मात्रक कई बार पूछता है। देखो मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ। देखिए जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है उसे बेटा सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, सिग्मा से। वो किसके बराबर होता है, 1/रो के बराबर होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो आप लिख सकते हैं किसी चालक तार, किसी चालक तार के प्रतिरोधकता, के प्रतिरोधकता
के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है, को विशिष्ट चालकता कहा जाता है, कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेटा एक परिभाषा। अगर आपको ये वाली परिभाषा कठिन लग रही तो आप इस परिभाषा को भी याद कर सकते हैं कि किसी चालक तार के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से दिखाते हैं। और मात्रक इसका क्या होता है बेटा? साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर इसका मात्रक होता है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए लॉरेंज बल की बात हो ही गई है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किसका लिखिए बेटा? किरचॉफ का। तो देखिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने यह बताया था कि किसी संधि पर या जंक्शन पर जहां पर बहुत सी धाराएं मिलती हैं, उस बिंदु पर कुल आने वाली धाराएं और उस बिंदु से कुल जाने वाली धाराओं का हमेशा बराबर होती हैं। किसी संधि पर आने वाली कुल वैद्युत धाराएं तथा जाने वाली कुल वैद्युत धाराओं का योगफल सदैव बराबर होता है। योगफल सदैव क्या होता है बेटा? बराबर होता है। इसको भी प्रूव कर लीजिए। मान लीजिए बेटा कि ये एक हमारा जंक्शन है जो कि P है, जो कि क्या है बेटा? P। अब यहां से बहुत सारी वैद्युत धाराएं आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। ये मान लीजिए ये वैद्युत धाराएं हैं। ठीक बेटा, यहां से ये धारा आ रही है, जा रही है, जिसका नाम है I1। ये धारा आ रही है जिसका नाम है I2। ये धारा आ रही है जिसका नाम है I3। ये धारा जा रही है जिसका नाम है I4 और ये धारा आ रही है जिसका नाम है I5। तो 5 तरह की धारा है। तो देखिए किरचॉफ के अनुसार क्या है कि किसी भी संधि पर बिंदु P पर आने वाली कुल धाराएं तथा जाने वाली कुल धाराओं का योगफल सदैव बराबर होता है। यानी कि समेशन ऑफ I, कौन सा I? आने वाली। साई कौन सी बेटा? आने वाली। जो आने वाली कुल वैद्युत धारा है वो बराबर होगी किसके योगफल की बेटा? जाने वाली धाराओं की। किसके? जाने वाली। तो अब देखिए इसका मतलब हो गया आने वाली कौन कौन सी धारा है? आ रही है I2, आ रही है I3 प्लस आ रही है I5। ये सदैव बराबर होगा जाने वाली की। जा कौन रहा है? I1 जा रहा है और I4 जा रहा है, तो ये हमेशा बराबर होता है। तो किरचॉफ ने यही बताया था कि किसी संधि पर आने वाली कुल वैद्युत धाराएं तथा उस संधि से जाने वाली कुल वैद्युत धाराओं का योगफल सदैव आपस में बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ का नियम होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। किसकी बेटा? संधारित्र की धारिता की आप क्या लिखिए बेटा? परिभाषा लिखिए। तो देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है कि मान लिया कि हमारे पास बेटा, यहाँ ध्यान समझिए कि ये 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों के बीच की दूरी d है और इन दोनों के बीच का विभवांतर v है। इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना बेटा? v है। इस पर आवेश है प्लस q और इस पर आवेश है माइनस q। तो धारिता क्या होती है बेटा? किसी एक प्लेट के आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से दिखाते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है। मात्रक क्या होता है बेटा? फैराडे होता है। ठीक है, इसका मात्रक फैराडे होता है। इस बात को याद रखना। बस ये आपका है संधारित्र की धारिता। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए गॉस ने क्या कहा था, अगर मैं बात करता हूँ गॉस की, तो गॉस ने बताया था कि अगर कोई ये बंद पृष्ठ है, कोई क्या है बेटा? ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर मान लीजिए हमने आवेश Q को रख रखा है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला क्या होगा बेटा? वैद्युत फ्लक्स होगा। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, ये होगा वैद्युत, वो सदैव बराबर होता है बेटा इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। ये आपका सूत्र आ गया। यही गॉस की प्रमेय है। यही किसकी प्रमेय है बेटा? गॉस की। गॉस ने बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो सदैव बराबर होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ लिख रखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना होता है बेटा? 1/ε0 गुना होता है। नोट करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए
अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। किसका बेटा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। तो देखिए कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कूलाम ने बताया था कि अगर दो वैद्युत स्थिर आवेश हैं, स्थिर वैद्युत आवेश हैं, मान लिया Q1 Q2 और इनको r दूरी पर रखा जाए, किस दूरी पर रखा जाए बेटा, r, तो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो सदैव इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट था बेटा गॉस का, और इसी बात को हमने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, कूलाम के वैद्युत बल नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके कूलाम के नियम का गणितीय रूप है कि F किसके बराबर होता है, 1/F4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ F वैद्युत बल को बता रहा है, Q1 Q2 दो बिंदु आवेशों को बता रहा है, R उनके बीच की दूरी को बता रहा है, और एफ साइलेंट नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है। किसको बताता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता को। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गॉस की प्रमेय की बात हो ही गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिडबर्ग नीतांक का मान लिखिए। किसका मान लिखिए बेटा, रिडबर्ग नीतांक का मान लिखिए। तो देखिए रिडबर्ग नीतांक को हम आर से दिखाते हैं बेटा, किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से, जिसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, या इसी को अगर सेंटीमीटर में बताना है तो 1,09,677 पर सेंटीमीटर। जहां आर को रिडबर्ग नीतांक पढ़ते हैं, मीटर की पावर -1 को प्रति मीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर की पावर -1 को प्रति सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ तक हो गया सब कुछ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। किसका लिखिए बेटा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं, वो किसके बराबर होता है, h/mv के। यहाँ पे h को प्लांक नीतांक कहा जाता है। h को क्या कहा जाता है बेटा, प्लांक नीतांक, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, m को कण का द्रव्यमान कहते हैं और v को कण का वेग कहा जाता है। v को क्या कहा जाता है बेटा, कण का वेग कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, किसी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके या उसको निकाल सके, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। इसे म्यू नॉट से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा, म्यू नॉट से दिखाते हैं। तो देहली आवृत्ति क्या होती है बेटा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। किस प्रकाश की बेटा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं, उसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे म्यू नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, म्यू नॉट से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि अर्धचालक क्या होते हैं, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। अब वो कह रहा है बेटा कि अर्धचालक क्या होते हैं, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता धातुओं से कम तथा अधातुओं से ज्यादा होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन, ये सिलिकेडियम लिख दिया है, गलत लिख दिया है बेटा, ये सिलिकॉन होता है। क्या होता है बेटा, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका एक अर्धचालक होता है। क्या होता है बेटा, अर्धचालक होता है, जिसका सूत्र होता है SI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कार्य फलन की परिभाषा लिखिए। किसकी लिखिए बेटा, कार्य फलन की परिभाषा लिखिए। जो देखिए कार्य फलन क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहा जाता है। इसे W दिखाते हैं। तो कार्य फलन क्या है, किसी प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। इसे W से दिखाते हैं, जिसका सूत्र होता है h म्यू नॉट या फिर SC बाई लेमडा। h म्यू नॉट और म्यू नॉट किसके बराबर होता है, C बाई लेमडा के। तो ये आपके सूत्र हो गए कार्य फलन की, जहां W कार्य फलन को बताता है जो कि जूल में आएगा, H प्लांक नीतांक को बताता है, V नॉट सीमांत आवृत्ति को बताता है, लेमडा नॉट सीमांत तरंग दैर्ध्य को बताता है, और C प्रकाश की चाल को बताता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात करते हैं।
अब वो कह रहा है बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। किसका सिद्धांत लिखिए बेटा? अध्यारोपण का। देखिए अध्यारोपण में क्या है कि जब किसी एक ही माध्यम से एक ही बिंदु पर एक से अधिक तरंगे एक साथ पहुंचती हैं, जब किसी एक ही माध्यम पर एक ही बिंदु पर एक से अधिक तरंगे एक साथ पहुंच जाती हैं, तो इस बिंदु पर जो परिणामी विस्थापन होता है, कौन सा विस्थापन बेटा? परिणामी विस्थापन, वो प्रत्येक तरंग के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विस्थापनों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। बीज गणितीय योगफल के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा? लेंस, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं बेटा। अब लेंस की क्षमता को पावर कहते हैं, इसलिए इसे पी से दिखाते हो। तो पी बराबर 1/f। तो यहाँ पी आपकी लेंस की क्षमता को बता रहा है, एफ फोकस दूरी बता रहा है, वो भी मीटर में। और आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है बेटा डायोप्टर। क्या होता है बेटा? डायोप्टर। एक डायोप्टर 1/मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसकी मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो देखिए जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, इसमें सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है बेटा रेडियो तरंग की। किसकी होती है बेटा? रेडियो तरंग की। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है बेटा गामा तरंग की। जो आपके पास वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, इनमें सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो तरंग की, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है बेटा गामा तरंग की। किसकी होती है बेटा? गामा तरंग की। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम का, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग की, उससे कम सूक्ष्म तरंग, उससे कम अवरक्त तरंग, उससे कम दृश्य प्रकाश, उससे कम पराबैंगनी तरंग, उससे कम एक्सरे, और सबसे कम गामा तरंगे। तो ये आपका बेटा तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो की और सबसे कम गामा की होती, इसको आपको याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। किसका नियम लिखिए बेटा? लेंज का नियम लिखिए। तो देखिए लेंज का नियम क्या है? लेंज ने बताया था कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, जो हमारा प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। और वो किसके कारण उत्पन्न होती है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। जो आपकी प्रेरित धारा होती है ये किसके कारण उत्पन्न होती है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो वही बताया है, लेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह धारा जिस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसी परिवर्तन का वो विरोध करती है। इसका सूत्र होता है E बराबर -d∅/dt, जहां पे φb आपका चुंबकीय फ्लक्स बताता है, एप्सिलॉन को हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये सब चीजें यहाँ से पढ़ लेना है बेटा। परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है कि वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो कर रही है। प्रेरित धारा की दिशा हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि जो फ्लक्स की दिशा है उसके उल्टा आपकी प्रेरित धारा रहेगी। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो आपका लेंज का नियम है किस पर आधारित है बेटा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम के निर्धारित दिशा के विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कि जो आपके दाहिने हाथ का नियम था फ्लेमिंग के, उसके निर्धारित दिशा के उल्टा दिशा आती है लेंज के अनुसार। किसकी बेटा? प्रेरित धारा की। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। बस यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका मात्रक वेबर होता है। इसकी बीमा कितनी होती है? ml⁻², t⁻², a⁻−1। और ये कैसी राशि होती है? तो याद रखना बेटा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बेटा? अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। और किसके कारण उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होती है ये बेटा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। तो आज की इस क्लास में बेटा मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया है बेटा। कितने क्वेश्चनों को कराया है? 20। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को कर लिया तो आप ये मान लीजिए इन 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे अपना नेम और अपना क्लास, तो मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।